कहते हैं जब हालात साजगार ना हो तो अपने पराये सब साथ छोड़ जाते हैं। आज के हालात को मद्देनजर रखा जाए तो चेयरमैन पीटीआई इसी किस्म के सख्त हालात से गुजर रहे हैं, जहाँ पराये सही अपने इंतहाई करीबी भी ना सिर्फ बानी तहरीके इंसाफ का साथ छोड़ रहे हैं बल्कि उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने वालों की लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ के दस्ते रास्त और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बाद मुबैना तौर पर खातून अव्वल की प्यारी सहेली और दस्ते रास्त फराह गोगी ने भी वादा माफ गवाह बनने का फैसला कर लिया है। ये वही फराह गोगी हैं जिन पर तोशाखाना केस से लेकर गैर कानूनी अलॉटमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर मुकदमात कायम है और चेयरमैन पीटीआई के दौरे हुकूमत में होने वाली तकरीबन तमाम करप्शन में उनका नाम सरे फहरिस्त आता है। लेकिन अब इत्तलात है कि वो अपने दामन बचाने के लिए चेयरमैन तहरीके इंसाफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो चुकी और हुकाम से राब्ते में है। मोतबर ज़राए के हवाले से बताया है कि फराह गोगी पहले ही पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ ताउन कर रही हैं और तकरीबन एक माह से उनके साथ राब्ते में है। वो और उनके शौहर एहसन जमील गुजर को पीटीआई की क़यादत ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एफआईए और दीगर कानूनी फोरम्स के साथ ताउन ना करने के लिए कहा। ज़राए का कहना है कि फराह गोगी पहले ही पाकिस्तानी अथॉरिटी से अहम मालूमात शेयर कर चुके हैं और वर्किंग रिलेशनशिप भी तैयार हो चुका है। ज़राए ने तस्दीक की है कि मई के पहले हफ्ते में फराह गोगी को मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई छोड़ने के लिए कह दिया गया था, जब हुकूमत पाकिस्तान ने गल्फ स्टेट को बताया कि फराह गोगी एक मतलूब शख्सियत है और दुबई में अपने क़याम के दौरान बदउनवानी में मुलव्वस नहीं है। इंतहाई काबिल एतमाद जरिए ने तस्दीक की है कि फराह गोगी को मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ने के लिए कह दिया गया था और इसके बाद से वो ब्लैक लिस्ट है, जिसका मतलब है कि वो अपने खिलाफ मुकदमात की वजह से किसी भी कानूनी बुनियाद पर यूएई में दाखिल होने से कासिर हैं। फराह गोगी ने इटली पहुंचकर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ बात शुरू कर दी थी, जिसमें अब काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। फरहद शहजादी, जिन्हें फराह गोगी, फराह खान, फराह गुजर, फरी और दीगर बहुत सी अलकाबात से नवाजा जाता है, इमरान खान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की कामयाबी के एक दिन बाद ही पाकिस्तान छोड़कर फरार होने वाली पहली हाई प्रोफाइल शख्सियत थी, क्योंकि एक क़यास रैया पहले ही बढ़ चुकी थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बुशरा बीबी के साथ जो डीलिंग और हुकूमती मामला चलाने में बराह रास्त रोल के बारे में भी तफ्तीश की जाएगी। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीके इंसाफ अपने केसेस में भी फंसते चले जा रहे हैं। इसके बावजूद वो यू टर्न्स लेने से बाज नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब भी वो इस बात पर कायम है कि वो मुस्तकबिल में भी यू टर्न्स लेते रहेंगे। अब की बार उन्होंने एक और बड़ा यू टर्न साइफर में ये कहकर लिया है कि साइफर तो कभी डी क्लासिफाइड हुआ ही नहीं, बल्कि वो खत जो उन्होंने जलसे में लहराया था वो साइफर के लुब्बे लुबाब पर मुश्तमिल एक कागज़ था। चेयरमैन तहरीके इंसाफ का कहना है कि जलसे के अंदर जो उन्होंने कॉपी लहराई वो साइफर नहीं था, बल्कि साइफर में लिखा पैगाम था। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि साइफर दफ्तर खारजा में महफूज पड़ा हुआ है जो कभी चोरी नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है। वज़ीर दाखिला पहले ही कह चुके हैं कि वो मुझे जेल में डालेंगे। चेयरमैन तहरीके इंसाफ के इसी बदलते बयानात को लेकर पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में काफ़ी हंगामा हुआ, जहां तहरीके इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र और वज़ीर दिफा के दरमियान काफ़ी सख्त नोक झोंक हुई। ख्वाजा आसिफ ने तो ये तक कह दिया कि जिस जमात के लीडर ख़वातीन के पे हो वो हमें अखलाकियात का दर्स ना दे तो बेहतर है। ख्वाजा आसिफ और अली जफ़र के दरमियान क्या नोक झोंक हुई, तरह उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। अब जनाब, मुझे जो सीन दिखाई देता है जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो वो वैसा ही सीन है सर कि जिस तरह भेड़ियों को हाँका जा रहा है। उनको नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं और बेशक जो है एट द एंड ऑफ द डे हमें ज़िबा करने के लिए ले जा रहा हो, हमें नहीं पता चलता। ये है हाल, ये है मंजर जिसको मैं देखता हूँ जब हम देखते हैं कि कानून साजी हो रही है, कानून हमारे। ये सर मिस्टर स्पीकर, किसी सिविलाइज मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। आज चेयरमैन पीटीआई साइफर मामले में एफआईए में भी पेश हुए। वो एफआईए हेडक्वार्टर में तकरीबन 2 घंटे मौजूद रहे। चेयरमैन पीटीआई से साइफर केस में एफआईए की मुश्तरका इंक्वायरी टीम ने पूछगछ की। इंक्वायरी टीम की पूछगछ के बाद वो एफआईए हेडक्वार्टर से वापस रवाना हुए। चेयरमैन तहरीके इंसाफ जब भी किसी अदालत में पेश होते हैं तो उनके साथ वकला का जमे गफीर होता है, जो कि न सिर्फ अदालत के अमले को हरासा करता है, केसेस सुनने वाले जजेस के साथ भी बदतमीजी करता है, यहाँ तक कि जजेस को शटअप कॉल दी जाती है। आज इसी मामले पर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने भी गुफ्तगू की और बताया कि गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत के मौके पर मेरी अदालत में हाज़िरी को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कल अदालत पर हमलावर होने की कोशिश की गई। इमरान खान नफसियाती आर्ज़े में मुब्तला है जिसमें मरीज़ को लगता है कि हर शख्स उसको मारना चाहता है। कल पेशी के मौके पर किसी का पाँव लगने से पानी की एक बोतल गिर गई तो उन्होंने कहा कि कातिलाना हमला हो गया है। अता तारड़ आया था और हमला करने की जो मनसूबाबंदी है वो बनाकर आया था। तारड़ ने इस हवाले से क्या कहा, उसकी एक झलक आपके सामने रखा।
इतनी सनसनी फैलाई गई कि जैसे पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा नाकाबिले माफी गुनाह मेरे से सरजद हुआ है, बजाय इसके कि आप आके तोशाखाना का जवाब देते अदालत में और कहते कि जी ये तोशाखाना में मेरे से गलती हो गई, मैंने ये तोहफे डिक्लेयर नहीं किए, मैंने ब्लैक मार्केट में ये तोहफे बेचे, मैंने जो इनसे पैसे मिले वो मैं खा गया, मैंने वो पैसे भी जो अकाउंटों में जमा कराए वो मुताबिकत नहीं रखते इन तोहफों की कीमत के साथ, तो मेरी आपने ऑडियो चला के कौन सा तीर मार दिया, वो तो मेरा वॉइस नोट है मेरे वकला को। अब हर गुजरते दिन के साथ चेयरमैन पीटीआई के गिर्द भी केसेस का घेरा तंग हो रहा है, लेकिन इसके लिए भी हुकूमत समझती है कि जब तक सितंबर नहीं गुजरेगा तब तक इन केसेस का फेट भी डिटर्मिन नहीं होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उस 14 साला कमसिन लड़की की बात करेंगे जो सरगोदा से लाहौर के एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और जिसको मुबैना तौर पर सिविल जज हासिम एहलिया ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस मामले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ गुज़श्ता रोज एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी जिसमें एक 14 बरस की घरेलू मुलाजमा को सिविल जज के अहले खाना की जानिब से बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इस मामले में पुलिस ने इब्तदाई तौर पर ना तो सिविल जज की फैमिली में से किसी को हिरासत में लिया और ना ही मुतासरा बच्ची के वालिदैन को, जिन्होंने कम उम्र में होने के बावजूद अपनी बेटी को मुलाजमत के लिए भेजा, लेकिन पुलिस ने चाबुक दस्ती से काम लेते हुए उस एजेंट या पुल का किरदार अदा करने वाले शख्स को जरूर हिरासत में ले लिया जिसने बच्ची को मुलाजमत पर रखवाया था। इस केस में रात गए एक अहम डेवलपमेंट सामने आई जब इस्लामाबाद पुलिस ने मुतासरा बच्ची के वालिद की दरखास्त मौसूल होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 506 यानी मुजरिमाना इरादा और दफ़ा 342 हब्से बेजा में रखना शामिल की गई है। इस मुकदमे में दर्ज तफसीलात दिल दहला देने वाली हैं। बच्ची के वालिद मंगा खान के मुताबिक 23 जुलाई को वो अपनी बीवी और एक रिश्तेदार के साथ बच्ची से मिलने गए। वो जैसे ही जज के घर में दाखिल हुए तो एक कमरे से उनकी बच्ची के रोने की आवाज़ आई। मंगा खान ने कहा कि हम तीनों उस कमरे में गए, हमने देखा कि मेरी बेटी ज़ख्मी और ज़ारो कतार रो रही। इसके सर के पीछे ज़ख्म था, उसके अलावा मुतादिद छोटे ज़ख्म भी थी जिनमें छोटे कीड़े पड़े हुए थे। उनका मजीद कहना था कि मेरी बेटी के दोनों बाजू और टांगे भी ज़ख्मी थी, दांत भी टूटा हुआ था और दोनों आंखें, होंठ और नाक पर सूजन थी। उनका मजीद कहना था कि मेरी बेटी की पसलियाँ भी टूटी हुई थी। उन्होंने मजीद बताया कि बच्ची के गले पर भी निशान मौजूद थे जैसे कोई गला घोंटता रहा हो। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि जब उन्होंने बच्ची से पूछा कि ये किसने किया, जिस पर मेरी बेटी ने बताया कि ये जज की एहलिया ने किया है। उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से बताया कि जज की एहलिया उस पर डंडों और चमचों से तशद्दुद करती थी और उसे कमरे में बंद करके हब्से बेजा में भी रखा। 14 साला कमसिन मुलाजमा रिजवाना का इलाज करने वाला डॉक्टर जो उनका बयान भी सामने आया जिसमें वो बताते हैं कि जज की घरेलू मुलाजमा बच्ची के जो फ्रैक्चर्ड है, कलाई से कोहनी तक ऑपरेशन होगा। डॉक्टर खालिद ने कहा है कि मुलाजमा बच्ची का इलाज जारी और बच्ची के सर का ऑपरेशन हुआ है, जख्म में कीड़े पड़े हुए थे। इस सारे केस में इब्तदाई कार्रवाई करने वाले और इस केस को अटेंड करने वाले पुलिस अफसरान तो यकीनन ये कह रहे हैं कि जिन्होंने बर वक्त मदद करके वो अप्रिशिएटेड है उनकी एफर्ट, उनकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए, वो काबिल सताइश भी है कि जिन्होंने इस बच्ची की जान बचाई, बल्कि सख्त प्रेशर के बावजूद, ख़ासतौर पर DPO सरगोदा के सख्त प्रेशर के बावजूद ताकतवर लोगों के नाम भी लिए हैं और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का इरादा भी रखते हैं। क्योंकि इस तरह के केसेस में देखा गया कि बासर लोग मुकमका कर लेते हैं या डरा धमका के मुद्दई को मुकदमे से बाज रखने की कोशिश करते हैं और पुलिस अफसरान भी दबाव डलवाते हैं। इस सिलसिले में दबाव डालने का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि इतलात है कि सिविल जज आसिम हफीज़ ने कमसिन बच्ची की वालिदा से रब्ता करके सुलह की पेशकश कर दी है। मुतासरा बच्ची की वालिदा ने बताया कि सिविल जज करके सुलह और रकम की पेशकश की, लेकिन हमने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया है। अब यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए जहाँ ये टेस्ट केस है, वहीं मैनेजमेंट के लिए भी टेस्ट केस है। सबसे पहले तो उस बच्ची की जान बचाई जाए, वो जल्द सेहत वाली ज़िंदगी में वापस लौट आए, तंदुरुस्त हो जाए। उसके बाद जो मुल्ज़िमान हैं, असल ज़िम्मेदारान हैं, उनको भी करार वाक़ई सज़ा मिले। और फिर वो जो डोमेस्टिक वर्कर्स बिल पंजाब असम्बली से पास हुआ था, उस डोमेस्टिक वर्कर्स बिल को पास करा के, मंजूर करा के अलमारियों की जीनत ना बना दिया जाए, महफूज ना बनाया जाए, बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी प्रैक्टिकली होती हुई नज़र आनी चाहिए। क्योंकि हर 2-3 महीने के बाद कोई इस तरह का इंसिडेंट सामने आ जाता है जिसमें पता चलता है कि किसी कमसिन घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कुछ केसेस के अंदर तो उनको जान से ही जाना पड़ता है। तो इस तरह के केसेस को मुस्तकबिल में रोकने के लिए ज़रूरी है कि आज ही ठान ली जाए और इस केस को टेस्ट केस बना के मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए, मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए।